हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडस सिविलाइजेशन। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि सर इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसकी हेडिंग क्या है और उसका इस हेडिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, इंडस का मतलब क्या होता है, इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पे दो अलग अलग हम लोगों को एक्चुअली वर्ड्स दिख रहे हैं। पहला वर्ड है जिसका नाम है इंडस। इंडस बेसिकली क्या था, रिवर सिस्टम है। अगर हमारे इंडिया की बात करें ना, हमारे इंडिया इस भारत देश की बात करोगे तो इस देश में जो ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है ना, यहाँ से एक रिवर जाती है जिस रिवर का नाम है इंडस रिवर। और ये रिवर के बहुत सारे आगे जाके पार्ट्स हो जाती है, जिसी को हम इंडस रिवर सिस्टम भी बोल सकते हैं या इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये रिवर जम्मू कश्मीर के वहां से निकलते हुए कुछ पार्ट इसका पंजाब में, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान तक ये जाता है, तो इसको बोला जाता है इंडस रिवर। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बड़े ग्रुप में लोग साथ में रहते हो। तो इंडस सिविलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह जो इंडस रिवर के पास में हो, जहाँ पे उस रिवर के आसपास दोनों साइड बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हो, उसको हम बोल सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं स्पेशली आज के टॉपिक में, जिसका नाम है इंडस सिविलाइजेशन। और इंडस सिविलाइजेशन जो थी ना हमारे यहाँ पे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारे इंडिया के अंदर है। देखो, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो आपको वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जैसे मेसोपोटामस की हम बात करें, ये एक सिविलाइजेशन है। इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन है जो आप लोगों ने देखे होंगे ना, ग्रेट पिरामिड्स जो हैं इजिप्ट के, हम जो बड़े बड़े पिरामिड्स देखते हैं, हाँ ये पिरामिड किसने बनाए होंगे, किस टाइम में बने होंगे, कैसे बनाए होंगे। अब देखो जरा, अगर ये मेरे आगे जो पिरामिड देख रहे हो, जो स्क्रीन पे ये पिरामिड देख रहे हो, कितना बड़ा भव्य पिरामिड है। अब सोचो जरा, इतने बड़े पिरामिड किसने बनाए? अपने आप तो बने नहीं होंगे, किसी ने तो इस पिरामिड को जरूर बनाया होगा। तो ऐसे जो पिरामिड बने थे, ये जिन लोगों ने बनाए थे, जो लोग वहां पे रहते थे, उनको बोला जाता है कौन सी सिविलाइजेशन थी वहां पे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें चाइना के अंदर, तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, जो लगभग आज प्रेजेंट अगर मैं बात करूं 2020 चल रहा है, इस 2020 से लगभग 3000 साल से 5000 साल पुरानी है सारी सिविलाइजेशन। मतलब आज की तारीख से 5000 साल पहले, और उसके पहले से ये सिविलाइजेशंस थी। लेकिन इतनी पुरानी तो ये सिविलाइजेशन है ही सही जो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले। तो हम लोगों ने देखा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर भी एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था इंडस सिविलाइजेशन। इस इंडस सिविलाइजेशन की मैंने आपको हेडिंग बता दी है। इंडस मतलब रिवर का नाम है, जिस रिवर जो जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब से होते हुए पाकिस्तान जाती है। और इसी रिवर के आसपास बड़ी संख्या में जहां पे बहुत ही ज्यादा लोग रहते थे, उसको हम बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन। तो ये दो चीज हम लोगों ने यहाँ पे दिखी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ही आया होगा, सर ये आखिर सभी लोग इस इंडस रिवर के पास ही क्यों रहने लगे, क्या रीजन था ये इस रिवर के पास रहते थे? देखो, इसको मैं आपको समझाऊं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इन सभी को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सारे ह्यूमन बींग्स को क्या चीजें चाहिए? 3 चीज चाहिए। अच्छी सी हवा मिल जाए, खाने को खाना मिल जाए, और रहने को जगह मिल जाए, जमीन मिल जाए। दैट मीन्स कि दे रिक्वायर्ड एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन, जहाँ पे फ्रेश एयर मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। सेकंड व्हाट दे रिक्वायर्ड वाटर, जहाँ पे गुड सोर्स ऑफ वाटर, पीने का पानी मिल जाए, नहाने का पानी। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं नहाते तो बात अलग है, लेकिन पीने का, नहाने का और जो काम रहता है उसके लिए पानी मिल जाए। एंड थर्ड नंबर पे फूड की रिक्वायरमेंट है कि अच्छा सा खाना वहां पे मिल जाए। एंड फोर्थ नंबर पे जहाँ पे हम रख सके या रुक के सो सकते हैं। अब देखो, ये सारी ही जो चीजें ना, ये रिवर के पास फुलफिल हो सकती है। कैसे हो सकती है? रिवर के पास अगर आप जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपको बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे, जिसके कारण वहां पे जो एयर होगी वो कैसी एयर होगी, वो एकदम फ्रेश, बहुत ही साफ एयर होती है। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो रिवर के पास पानी की तो कोई कमी हो गई नहीं। आप सोचो जरा, जब पानी बह रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे गंगा नदी के पास कितना पानी है, कितना पानी जाता है? नर्मदा हो गई, गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, इन सभी रिवर में बहुत सारा पानी है। तो रिवर में जब पानी है तो ऑब्वियस ही बात है, वो पानी हम पी सकते हैं नदी में जा से, उस पानी में हम नहा भी सकते हैं, और उस पानी से हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोगों को पानी भी चाहिए था रिवर, जो रिवर से फुलफिल हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमारी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट थी फूड की। अब देखो जरा, जहां पर रिवर होगी तो ऑब्वियसली बात है उस रिवर के आसपास की जमीन बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है। कहाँ पे? रिवर के पास। जितनी भी रिवर है ना, उन सभी रिवर के पास की जो सॉइल होती है, जिसको रिवर बेसिन बोला जाता है, उस रिवर बेसिन की सॉइल सबसे फर्टाइल होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर क्यों सबसे ज्यादा फर्टाइल ये सॉइल होगी? देखो, सॉइल में क्या होता है कि सॉइल जो होती है ना, सॉइल हमेशा फर्टाइल वही सॉइल बोला जाता है जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स कहाँ पाई जाती है? एलुवियल सॉइल नॉर्मली जो है रिवर के पास पाई जाती है। और रिवर की अगर हम बात करें, क्यों रिवर के पास पाई जाती है, तो ये रिवर जो है ना हर साल, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोग अगर बिहार देखोगे, बिहार के अंदर आपको सबसे उपजाऊ जमीन दिखेगी। क्यों? क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, और जब भी जहां भी बाढ़ आती है ना, बाढ़ के साथ वो अपने साथ क्या लेके आती है? मिट्टी के पार्टिकल्स, सॉइल्स के पार्टिकल्स लेके आती है, और जिसके कारण एक नई लेयर बनते जाती है। और यही लेयर जो होती है सबसे ज्यादा फर्टाइल, बेस्ट क्वालिटी की, इसमें आप जो डालोगे वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का आपको यहाँ से फूड्स मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, रिवर के पास की सॉइल भी बहुत फर्टाइल होती है, जिससे यहाँ पे वो कुछ भी फसल ग्रो करते थे, क्रॉप अगर लगाते थे तो बहुत ही उपजाऊ हो जाते थे, जिससे इनको फूड की रिक्वायरमेंट जो है इनकी वो फुलफिलमेंट हो जाती थी। और अगर हम आगे बात करें, रिवर के बाद हमारे पास आ जाता है रिवर है, तो ये सारे जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, पानी की, खाने की, हवा की, ये सब चीजें जो है वहां पे फुलफिल हो रही थी। इसीलिए सारे लोग क्या करते थे, रिवर के पास रहते थे। देखो, पहले हमको पता है, पहले जो हमारे स्पेशली जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गए, होमो हैबिलिस हो गए, होमो इरेक्टस हो गए, नियंदरथल हो गए, या फिर होमो सैपियंस हो गए, ये सभी लोग कौन थे? ये सभी आदि मानव बोला जाता है इनको। और ये सभी लोग जो थे कहीं ना कहीं पहले जंगल में रहते थे। धीरे धीरे ये क्या होगा, ये सेटल होना, इन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर लिया था। स्पेशली होमो सैपियंस की बात करें, क्यों ग्रुप में रहना स्टार्ट करा था? ताकि अगर ये साथ में रहेंगे तो स्पेशली शिकार जो है, हंटिंग जो है वो बहुत इजीली कर पाएंगे। और धीरे धीरे जो है शिकार कम कर रहे थे और फिर फूड्स पे ही आने लग गए थे। इसीलिए इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो रिवर के पास फुलफिल होती जा रही थी, और इन्हीं लोगों ने रिवर के पास रहने का जो है लाइफ स्टार्ट कर दिया, जिसी को हम बोल सकते हैं ये एक तरीके से सेटल हो गए थे। पहले कैसे लाइफ सर्वाइव कर रहे थे? पहले ये नोमैडिक लाइफ, मतलब घूमते फिरते, जहां इच्छा हो, जहां मर्जी होती वहां रहते थे कुछ समय पे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद इन्होंने अब एक रिवर के पास रहना ये स्टार्ट कर देते थे। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता होगा कि सर ये एक्चुअली इतनी बड़ी एरिया इंडस सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे करा? कैसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन है? हमारे पास तो कोई ऐसा मैजिकल कोई पावर तो है नहीं कि हम लोगों ने बिल्कुल बटन दबाया और बिल्कुल एकदम ओपन हो जाता कि ये देखो जरा जमीन के अंदर यहाँ पे सारी चीजें। तो ये आखिर इनको पता कैसे चला? आर्कियोलॉजिकल्स की हम बात करें तो इनको कैसे पता चला कि यहाँ पे सिविलाइजेशन है? ये क्वेश्चन तो आया होगा आप लोगों के माइंड में। तो इसका मैं आंसर दूं जरा, तो आप सोचो जरा। देखो हुआ क्या था, ये एक दिन में पता नहीं चला। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? हमारे यहाँ पे आपको पता है इंडिया पे पहले अंग्रेज रूल करते थे, जिसको हम ब्रिटिशर बोला जाता है। अब जब ब्रिटिशर रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स के अंदर क्या था कि बहुत सारे जो लोग थे, ब्रिटिशर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे इंडिया से बहुत सारे ब्रिटिशर, जो पहले इंडिया का ही पार्ट था पाकिस्तान, तो इंडिया से पाकिस्तान मतलब लाहौर से होते हुए कराची, और कराची जाते थे, फिर अफगानिस्तान जाते थे, इस तरीके से जाते थे। तो एक बार क्या होता है, ब्रिटिशर्स, एक ऑफिसर्स का मैं नाम बता रहा हूँ स्पेशली, जिनका नाम था चार्ल्स जो थे ना, ये इन्होंने क्या करा, चार्ल्स मैसन इनका पूरा नाम था। ये एक बार नॉर्मली ऐसे ही इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो जाते जाते इन्होंने एक जगह पे देखा, अरे ये क्या पड़ा हुआ है। उन्होंने वहाँ पे दिखा, उनको वहाँ पे क्या दिखता है, ब्रिक्स दिखती है। ब्रिक्स मतलब ईंटें दिखती है, और ये भी कैसे, बर्न ईंट थी। बर्न मतलब जली हुई ईंटें थी जो उनको वहाँ पे दिखी थी। उन्होंने देखा और देख के अपनी जो बुक है ना, सबसे पहले उन्होंने अपनी बुक के अंदर उस चीज को मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया कि मैं जब स्पेशली इंडिया के कौन से नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ मतलब ऊपरी हिस्सा और वेस्ट मतलब इस तरफ हिस्सा, देखो जरा मैप में आप देखो, नॉर्थ मतलब ऊपर वाला हिस्सा और वेस्ट मतलब इस तरफ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, यहाँ से जब वो जा रहे थे तो उस चीज को इन्होंने अपनी बुक में मेंशन करा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी ईंटों का ढेर, बहुत सारी ईंटें जो है मैंने यहाँ पे देखी, जिसको हम नॉर्मली ब्रिक्स बोलते हैं। वो चीज इन्होंने इनकी बुक में मेंशन करी। इसके बाद क्या होता है, स्पेशली अगर हम बात करें 1856 के अंदर ASI आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया, ये जो थे ना, इन्होंने क्या करा, ये थे सही एक तरीके से सेटअप हो ही गया था, जो स्पेशली सारा वर्क कर रहे थे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 1856 के अंदर एक और चीज होता है, क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को रेलवे की रिक्वायरमेंट होती है। रेलवे का वो क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। और आपको बता, अगर रेल गाड़ी हमको चालू करना है, चुप 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 वाली
वाली जो रेलगाड़ी है ना, इस रेलगाड़ी को अगर स्टार्ट करना है तो रेलगाड़ी के लिए क्या चाहिए? सड़क नहीं, हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी? हमको रेलगाड़ी के लिए स्पेशली जो रेलगाड़ी की जिसको हम बोलते हैं पटरियाँ हो गई, वो रिक्वायरमेंट होती, स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट होती, जिससे उनको रेल ट्रैक्स को जोड़ सके। तो उसी चीज को जब ये फिक्स कर रहे थे, उन्हीं रेल ट्रैक्स को, उन्हीं स्लीपर्स को जब ये लगा रहे थे, तब इनकी नजर पड़ी कहाँ से जोड़ रहे थे? ये स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो एट प्रेजेंट जो लाहौर है, लाहौर से लेके कराची तक ये ट्रेन सेटअप कर रहे थे। जब ये ट्रेन सेटअप कर रहे थे तब इनको वहां पे बहुत सारे ब्रिक्स दिखी। उन्होंने क्या करा, पहले तो ब्रिक्स का यूज करा स्पेशली रोड्स बनाने में, रेलवेज के कुछ स्लीपर्स को ऐड करने में, वहां पे जोड़ने में, और इतना ज्यादा इन्होंने इस पे भी फोकस नहीं करा। लेकिन सेकंड टाइम था जब उन लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स है। फाइनली आता है 1920 के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया है और इनके डायरेक्टर्स जो थे 1924 के अंदर, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, रीजन देखा कि क्यों यहाँ पे इतनी सारी ईंटें, और वहां पे इन्होंने क्या कराया, एक्सकवेट मींस यहाँ पे खुदाई स्टार्ट करवा दी, और यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से खुदवाई करवा के यहाँ पे इन्होंने देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दिख रही है। इससे यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चीजें हैं, कहाँ से ये इतनी सारी ईंटें यहाँ पे क्यों पड़ी है। और जब वो वहाँ पे एकदम धीरे धीरे उन साइट्स को खोदते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से, तो अब इन्हें पता चलता है कि अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन रह सकती थी, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लोग रहते थे, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अकॉर्डिंग। जो हमको याद है, एक बार हम लोगों ने हमारी इसके पहले वाली जो ट्रिक्स थी वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिस, और एक और हमारे पास वर्ड आता है जिस वेपन से हम लोगों ने देखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, डब्ल्यू से आता, हमारे पास वेपन्स आता है, याद आया कुछ? हाँ, उसी तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल के जो सोर्सेज थे, जो पॉटरीज हो गए, जो वेपन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, वो सारी चीजें यहाँ से मिलते जा रही थी। अब धीरे धीरे इन सभी चीजों का कलेक्शन करते गए, और कलेक्शन करने के साथ साथ और बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे क्या करने लगे, वहां पे खुदाई करने लगे, और फाइनली इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे बड़ी सिविलाइजेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले रहते होंगे। और इसी तरीके से इन सिविलाइजेशन का जो नाम पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, और मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है। इन दोनों जो बड़ी बड़ी फेमस साइट्स है, अगर आप मेरे आगे ये मैप भी देख रहे होंगे, ये जो साइट्स पे देख रहे होंगे, ये सभी जो पिक्चर्स है, ये जो इमेज है, ये वही प्रेजेंट करती कि इतने बड़े एरिया पे इस जो रिवर्स का एक बेसिन दिख रहा है, यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग रहा करते थे। अब ये लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेशली कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन थी, इनके कुछ फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतने फेमस, इतने अनबिलीवेबल फीचर्स है जो आज की तारीख में एट प्रेजेंट हमारे घर पे शायद अवेलेबल नहीं होंगे, हमको देखने को मिलते होंगे हमारी इस 2020 की सेंचुरी के अंदर। आप सोचो जरा, कितनी ज्यादा एडवांस, कितनी ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी ये उस टाइम की। देखो, पहली चीज तो ये है, कब की सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पुरानी। मतलब 5000 साल पहले ना तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, हमारा ऐसा मानना है कि उस समय पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना ही कोई मोटर होगी, ना ही कोई बोरिंग होगी, ना ही कोई नगर निगम पालिका और पंचायत, और ना ही कोई बीएमसी जैसी कोई सिस्टम होगी। ये सारी चीजें उस समय नहीं हो सकती। वहां पे क्या था उस समय की, अगर हम बात करें, अगर मैं इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करूं, इनके फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश करूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझना, हड़प्पा जो था ना, बेसिकली ये दो सिटीज में या दो टाउन में डिवाइडेड था। एक बोला जाता है अपर टाउन मतलब जो बड़े हिस्से पे था, जहां पे हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। देखो, ये एविडेंस जो है ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बेसिस पे है, और उनका मानना ऐसा है कि हो सकता है कि ये जो अपर एरियाज था, यहाँ पे स्पेशली अपर टाउन्स बोला जाता है, यहाँ पे स्पेशली रिच पर्सन जो होंगे सोसाइटीज के, जिनके पास ज्यादा पैसा होगा, वेल सेटल होंगे, वो लोग शायद वहां पे रहते होंगे। और एक लोअर एरिया है जिसको लोअर टाउन बोला जाता है, और यहाँ पे जो है कॉमन पीपल्स, ऑर्डिनरी मीन्स जो है, शायद वो वहां पे रहते होंगे। इस तरीके से दो एरियाज था, दो टाउन थे कहाँ पे, हड़प्पा के अंदर। पहला हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अपर टाउन, जो अपर एरियाज पे था, और सेकंड हो जाता है लोअर टाउन, जो लोअर एरिया पे थोड़ा सा वहां पे था। अगर मैं इन दोनों इंडस सिविलाइजेशंस की कुछ फीचर्स की बात करूं, तो अनबिलीवेबल फीचर्स थे। कैसे फीचर्स थे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला मैं आप लोगों को यहाँ पे फीचर्स की बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलता है, और वो फीचर्स क्या है कि वहां पे पहले स्ट्रीट्स
एंड हाउसेस थे। मतलब वहाँ पे पहले स्ट्रीट मतलब क्या होता है, सड़कें होती, वहाँ पे पहले रोड्स थे। वो रोड भी कैसे बने थे, जैसे आज की तारीख में हमारे यहाँ पे घरों के सामने रोड नहीं देखते हैं कि एक रोड है और रोड के एक साइड और इस साइड दोनों साइड घर बने हुए, हाउसेस बने हुए। इसी तरीके से पहले वहाँ पे रोड है, वो भी बड़े वाइडर, बहुत बड़े साइज के रोड थे। रोड जो थे कॉर्नर पे जो है उसमें एक तरीके से टर्न था, कॉर्नर पे वो थोड़े से कॉर्नर शेप के अंदर होते, जैसे कहीं चौराहा आ जाता तो हमारे पे रोड कैसे गोल घुमावदार होते, इस तरीके से कॉर्नर रोड थे वहाँ पे। और जो हाउसेस थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, पक्की मतलब बर्न जली हुई ईंटों से बने हुए थे उस समय की अगर हम बात करें। और इन ईंटों की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हाउस थे, पहली मंजिल वाले भी थे और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर भी थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर भी था, कहीं पे फर्स्ट फ्लोर है, कहीं पे सेकंड फ्लोर है। इस तरीके से हाउस बने हुए हैं, एट प्रेजेंट भी है। अगर आप लोगों को कभी देखने का मौका मिले तो एट प्रेजेंट ये जो साइट्स लोकेशन है ये पाकिस्तान के कुछ हिस्से में है, कुछ पार्ट हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो सारा रीजन है वहां पे हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो पहला फीचर्स क्या देखा, पहला हम लोगों ने फीचर्स ये देखा यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रीट थी, स्ट्रीट मतलब सड़कें थी, सड़कें कैसी थी, कॉर्नर से टर्न था वहां पे सड़कों पे। और अगर हम बात करें तो हाउसेस थे, हाउसेस भी कैसे थे, सड़कों के दोनों साइड, इस साइड भी हाउस थे और इस साइड भी हाउस थे। और ये कैसे थे, ये पक्के मकान बने हुए थे। जो इनकी रूफ थी, जो छत बोला जाता है, छत भी एकदम फ्लैट छत थी, रूफ जिसको बोला जाता है वो थी। यहाँ पे ईंट भी जो थी वो पक्की ब्रिक जिसको बोला जाता है ना, बर्न ब्रिक थी। देखो पक्की ईंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों ने मिट्टी को इकट्ठा करा और मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद उसको गीला करने के बाद सुखाते तो सूखने के बाद वो हार्ड हो जाता है। लेकिन जब उसी ईंट को, उसी ब्रिक को अगर हम जला देते हैं कुछ समय के बाद, और जलने के बाद जब वो सूख जाती है तो और पक्की हो जाती है। हमारे जितने भी घर बनते हैं उन सभी ईंटों को क्या करते हैं, वो होता है जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कहीं जाते होंगे तो ईंटों का बहुत बड़ा ढेर होता है और नीचे वो आग लगा देते। तो क्या होता है, वो ईंटों को जलाते, दैट मीन्स इनको पक्का बनाने के लिए जलाना पड़ता। तो इस तरीके की ईंटों का वो यूज करते थे। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि उनको इन टेक्नोलॉजीज का, इस ब्रिक्स का यूज करने का नॉलेज था। उनको ये भी नॉलेज था कि कैसे एक छत, कैसे एक फ्लैट रूफ बनाई जा सकती है, फ्लैट सरफेस बनाई जा सकती है किसी भी छत के ऊपर। उन्हें ये भी नॉलेज था कि कैसे हम एक मंजिल से ज़्यादा 2 मंजिल तक मकान बना सकते हैं, ये एविडेंस बनते हैं। कैसे रोड्स होना चाहिए, रोड्स के बाद कॉर्नर कैसे सेट होना चाहिए, क्यों, ताकि ट्रैफिक ना रहे। इस तरीके से इन सभी चीज़ों का इनको नॉलेज था। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्ट्रीट्स एंड हाउसेस की। और अगर मैं आगे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखता है ग्रेट मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे बाथ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाथ्स मतलब जैसे आप लोगों ने देखा आपके घर पे बाथरूम कितनी छोटी सी होती है, 4x4 की या 4x10 की छोटी सी बाथरूम होती है जिसमें आप लोग नहाते। पहले यहाँ पे आप देखो जरा, इतने बड़े लेवल पे पूल्स मान सकते हो इसको, एक तरीके से स्विमिंग पूल जैसी साइज हो रही है, इतने बड़े वहां पे बाथरूम होते थे। और ये जो बाथरूम थे ये लीकेज प्रूफ थे, मतलब जो नीचे का जो सरफेस होता है ना, देखो पानी आप लोगों ने देखना जरा, अगर आप हाथ में पानी रखोगे तो आप हाथ में अगर ऐसे पानी रखते हो तो वो नीचे से निकल जाएगा। वहीं अगर आप पानी को किसी ग्लास में, किसी पोट में रखोगे शायद नीचे से नहीं निकल पाता है। इसी तरीके से ये जो सरफेस जहां पे ये पानी गैदर करते थे वो सरफेस कैसी थी, लीकेज प्रूफ, मतलब वो पानी कहीं और नहीं जाता था। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा सर ये पानी कहां से लाते होंगे, बोरिंग से, टैंकर से? नहीं, इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि रिवर से, जो नदी है ना, नदी से डायरेक्ट पानी पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्ट इसके अंदर आता था। किसके अंदर, इस हमारे जो बड़ा सा बाथ था ना, ग्रेट बाथ, इसके अंदर आता था। और जो गंदा पानी है वापस इस पानी को भी निकालने के लिए उन्हें ड्रेनेज बना रखा था, वो पानी भी अलग तरीके से वापस बाहर निकल जाता था। आप सोचो जरा कितने पर्सनली हाइजीन और क्लीन थे ये इनके, स्पेशली जो बड़े ग्रेट बाथ थे। इसमें आप देखोगे ऊपर चढ़ने के लिए बहुत बड़ी आपको स्टेज दिख रही होगी, चढ़ाव, जिससे ये अंदर आते थे, नीचे उतरते थे, फिर यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता था। और जो पानी है रिवर से, डायरेक्ट नदी से। आज की तारीख में बताऊं 2020 चल रहा है, हमारे इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे हाउस देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे जहां पे आज की तारीख में पानी नहीं आता है। लोग मटके ले लेके घर से बाहर जाते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज हमारे इंडिया के अंदर ही आज से 5000 साल पहले थी कि डायरेक्ट नदी का पानी आपके घर पे आ रहा है, और नदी से जो गंदा पानी आपके घर का, वो गंदा पानी भी वापस बाहर चले जाता है। देखो हमारे यहाँ भी हम लोगों ने कितना अच्छा सिस्टम कर रखा है कि गंदा पानी डायरेक्ट हमारे घर से बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। वो जो सीवेज लाइन हो गई, जो ड्रेनेज लाइन हो गई, ओपन रहती, लेकिन पहले की सीवेज और ड्रेनेज लाइन अंडरग्राउंड थी, एक तरीके से उसको कवर कर रखा था। कवर करने के बाद हर जगह जो थे, मैं इसको अभी डिटेल में बताऊंगा ड्रेनेज का जब आएगा, तो इस तरीके से वहां पे सारा सिस्टम होता था। तो इतने एडवांस थे, किस मामले में, बड़े बात इन्होंने बना रखे थे। थर्ड नंबर की ड्रेनेज की बात कर ही रहा तो ड्रेनेज सिस्टम बता देता हूँ। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तक था। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है,
समझो जरा, अब मान लो आप लोग नहाने के बाद बिल्कुल बहुत अच्छा पानी डाला आपके ऊपर, फिर हाथ वाथ सब साफ करे, क्लीन करा, तो और क्लीन करने के बाद अब वो पानी सारा खराब हो जाता है, ठीक है। अब उस पानी को तो हम पी तो सकते नहीं है, उस पानी को डेफिनेटली हमको बाहर कहीं छोड़ना पड़ेगा। और हम लोगों ने क्या कर रखा है, उस पानी को हम नहाने के बाद नीचे हमारे उसी बाथरूम के अंदर एक पाइप होती है, वो पाइप से पानी सारा बाहर जाता है। और यही जो सिस्टम था आज से 5000 साल पहले था, कहाँ पे, हमारी इंडस सिविलाइजेशन के अंदर। इन्होंने क्या करा, जितना भी जो गंदा पानी जो नहाया हुआ, जो नहाने के बाद जो गंदा पानी हो जाता है, वो डायरेक्ट पानी रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, ड्रेनेज कैसी थी, उसको ईंट से कवर कर रखा है, ब्रिक से कवर कर रखा है। और हर कुछ दूरी के बाद क्या कॉर्नर्स पे ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे वो उनको क्लीन भी कर सके, और जो ड्रेनेज सिस्टम था इसको भी कवर कर रखा है। ऐसा नहीं कि ओपनली गंदा है, धूल मच्छी मक्खर सब बैठ रहे, इस पर गंदगी फैला रहे हैं, इधर गंदी से बाहर सारी नाली से, ऐसा कोई सिस्टम था। बिल्कुल साफ, हाइजीन, क्लीन, ईंट से ड्रेनेज को ब्रिक से कवर कर रखा है, सारी पाइप्स के थ्रू दे रखा है, उसमें ऐसा स्लोप दे रखा है, जेंटल स्लोप दे रखा है कि पानी रुके भी ना और पानी बाहर चलते जाए। आप देखना जरा, हमारे यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो कैसे हालत हो जाती है। अब बड़ी बड़ी सिटीज की देखो, बॉम्बे देखो, दिल्ली देखो, इधर डूब जाती है आधे हिस्सा, लोगों के गले तक पानी आ जाता है, इतना पानी भरा जाता है। और इस 2020 की बात करूँ तो जयपुर के अंदर भयंकर पानी देखा, बॉम्बे के अंदर देखा, बिहार के अंदर देखा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास आज देखने को मिल रही है, ऐसी सिचुएशन उस समय पे शायद हुई होगी, पर वहां पे ड्रेनेज के लिए तो स्पेशली हमको पता है कि वहां पे पानी जो बाहर निकल जाता था। तो ये भी चीज वहां पे हम लोगों को देखने को मिलती है। और अगर आगे मैं बात करूं तो आपको वहां पे इसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है स्पेशली ग्रेट, बहुत बड़ी साइज में ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम जो ग्रेन्स होते हैं ना, स्पेशली अनाजों के भंडार, जहाँ पे हम अनाज को रख सके। जैसे मान लीजिए अभी जो ग्रेन्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट इन्हें मंडी में स्टोर करती है। इसी तरीके से इनकी हड़प्पन्स की बात करें, इन लोगों ने भी इनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ऐसे ग्रेन्स के हाउस बना रखे थे जो पक्के थे, ईंटों से बने हुए थे, बहुत बड़े लेवल पे। वहां पे इन अनाजों को जो है स्टोर किया जाता था, सेव किया जाता था, रखा जाता था। और वहां पे हम लोगों को एविडेंस मिले, किस चीज के, गेहूं के एविडेंस मिले, दैट मीन्स की वीट्स के एविडेंस मिले हम लोगों को। वहां पे अलग अलग क्रॉप्स के एविडेंस मिले हैं जो वहां पे उस समय उगाई जाती थी। तो उनके जो पार्टिकल्स है, जो सीड्स है, वो हम लोगों को वहां पे मिले। आप बोलोगे सर कैसे सीड्स मिले, खराब नहीं होंगे क्या? देखो जरा, पहले क्या था, ये लोग कुछ ग्रेन्स को स्पेशली किसमें, पॉटरीज के अंदर, पॉटरीज मतलब मिट्टी के बर्तन में स्टोर करते थे। उस मिट्टी के बर्तन में रखा होगा, उसको अच्छे से पैक करके कवर करके रखा होगा, तो उसके कारण ये हो सकता है कि कुछ एविडेंस हमको मिलोगे। आप देखना जरा, स्पेशली में जो बच्चे शायद विलेज से बिलोंग नहीं करते हैं, जो गाँव में कभी नहीं गए, उनको एक चीज़ नहीं पता था। वो गाँव वाले क्या करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसको काउ डंग या जिसको गोबर बोला जाता है। वो क्या करते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं, सबसे पहले अनाज को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको पूरी तरफ से, चारों तरफ से क्या करते हैं, गाय के गोबर से गाय का गोबर जो लगा देते पूरी तरफ, और पूरी तरफ लगाने के बाद उसको पैक कर देते हैं। ये इतनी अच्छी तरीके से पैक हो जाता है कि ये वाटरप्रूफ हो जाता है, इसमें पानी भी अंदर नहीं जा सकता है, और इसके अंदर जो अनाज रखा जाता है वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो इसी तरीके से उन लोगों ने भी कुछ ग्रेन्स को, कुछ अनाज को रखा था, जिनका हम लोगों को आज की तारीख में एविडेंस के तौर पे मिलते हैं। ये चीज हम लोगों ने देखी। और अगर हम आगे बात करते हैं तो हम लोगों को वहां पे असेंबली हॉल, बड़े बड़े प्रार्थना गृह हमको मिलते हैं, जहाँ पे शायद वो असेंबली की जाती होगी, जहाँ पे वो लोग गैदर होते होंगे, उसके भी हम लोगों को वहाँ पे एविडेंस देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को वहाँ पे ट्रेड के, बिजनेस के एविडेंस भी मिलते हैं कि ये लोग पहले खरीदी और बेचना, कुछ सामान को खरीदते थे, कुछ सामान को बेचते थे। इस तरीके से भी सारे एविडेंस हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने, आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ और बड़ी हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताने के लिए, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा था स्पेशली सिविलाइजेशंस के बारे में। सिविलाइजेशंस का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग साथ में आके रहते हो। हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंडस सिविलाइजेशन की। इंडस सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये एक रिवर बेसिन के पास था। हमारे यहाँ से जो रिवर निकलती है, स्पेशली जम्मू कश्मीर के वहां से, उस रिवर का जो बेसिन है, उस रिवर बेसिन के पास यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। अब यहाँ पे कौन सी, स्पेशली अगर मैं टाउन्स की बात करूँ तो यहाँ पे हड़प्पन्स के दो तरीके से टाउन्स थे। पहला टाउन जिसको अपर टाउन बोला जाता था और लोअर टाउन भी था। और अगर मैं आगे बात करता हूँ तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमको साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स थे जो आज
की तारीख में भी हमारे पास भी हमारी कंट्री में हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। जैसे यहाँ पे स्ट्रीट्स एंड हाउसेस थे, इनको सड़क बनाने का नॉलेज था, इनको पक्के घर बनाने का नॉलेज था, ये हम लोगों को देखने को मिला। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे एविडेंस मिलती है बहुत ही बड़े लेवल पे बाथरूम जिसको बोला जा सकता है, ग्रेट बाथरूम या ग्रेट बाथ, जिसको नॉर्मली हम स्विमिंग पूल से कंपैरिजन कर सकते हैं, वो चीज हम लोगों को वहां पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको बड़े बड़े स्टोरेज जिसको हम बोल सकते हैं भंडार, जहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स रखे जा सकते हैं, जिनको हम गैरनीज बोल सकते हैं, वो हम लोगों को वहां पे देखने को मिलते हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोगों को असेंबली हॉल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस के, ट्रेड्स के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक समझ में आया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट्स करने का टाइम रहता है, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।